अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल फाइन। एज डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इन लास्ट लेक्चर वी डिड इंट्रोडक्शन टू द सोशल साइकोलॉजी and we also study what do social psychologists study. So now let us start with the history of social psychology. That means, what does a social psychology seek to study? As you can see in the slide, we are first going to study about the early years. तो जो हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो अर्ली ईयर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एंड सेकंड पार्ट इज साइकोलॉजी यूथ इरा। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज व्हेन it became a maturity field. So first that we are going to study and discuss about is the early year of social psychology, when it was just emerging as a new field. In 1908 and 1924, these were the era during which social psychology became an independent field. Now during these era, that was 1908 and 1924, there were important texts which were published. अब जो टेक्स्ट पब्लिश हुए थे, यानी कि रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए थे, दे कंटेन द वर्ड सोशल साइकोलॉजी एंड दैट इज व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। असल में हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1908 एंड 1924 में कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए थे। रिसर्च पब्लिश क्या हुआ था कि रिसर्च हुई थी साइकोलॉजी पे। बेसिकली वो साइकोलॉजी की थी, लेकिन उसमें जो वर्ड यूज हुआ था, उन्होंने फर्स्ट टाइम सोशल साइकोलॉजी का वर्ड यूज किया था, और उस टाइम से फिर जो है सोशल साइकोलॉजी इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी। उसके ऊपर लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया था। एट दैट पॉइंट सोशल साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इज गेटिंग इमर्ज। तो इस पॉइंट पे जो हमारा सोशल साइकोलॉजी का डिसिप्लिन है वो इमर्ज होना स्टार्ट हुआ था। इसमें दो लोगों ने बहुत काम किया था। फर्स्ट वन इज विलियम मैकडोगल। विलियम मैकडोगल वाज फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन ईयर ऑफ 1908. Now his text was based on largely on the view that social behavior stem from innate tendencies or instinct. What is this mean? विलियम मैकडोगल ने बेसिकली बोला था कि जो सोशल बिहेवियर होता है हमारा, द वे वी बिहेव इन द सोसाइटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, दैट इज बेस्ड ऑन द इंस्टिंक्ट। अब हुआ ये था कि जो मैकडोगल का रिसर्च पेपर था, उसमें उसने कहा था कि जो हमारा बिहेवियर है, जो एक इंसान बिहेव कर रहा होता है, जो इंसान सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है और लोगों के सामने जैसा वो बिहेव कर रहा होता है, वो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट की बेस पे होता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि काफी साइकोलॉजिस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वाई? बिकॉज इन लोगों का मानना ये था कि जो इनेट टेंडेंसीज होती हैं वो काफी फिक्स होती हैं, अनचेंजिंग होती हैं। ये तो कभी भी चेंज हो सकती हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगी। ऑल ऑलवेज गेट द इंस्टिंक्ट इन अ सिमिलर मैनर। वो तो कभी चेंज होंगी ही नहीं। जो हमारी इनेट टेंडेंसीज होती हैं, जो हमारी इंस्टिंक्ट होती हैं, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये है कि व्हाट इज innate behavior and instinct, a typically fixed pattern of behavior in animal and human in response to the certain stimuli. जो हमारे टिपिकली फिक्स बिहेवियर हैं, जो हम टिपिकली फिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैं, जो हम फिक्स, जो चेंज नहीं होते, वो होते हैं किसी सर्टेन स्टिमुलाई में जब हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, वो होती हैं हमारी इंस्टिंक्ट। ये होती हैं कि जब हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे तो वो चेंज नहीं हो रही होती। वो हमारी इंस्टिंक्ट में होता है कि हम एक टिपिकली वे में बिहेव कर रहे होते हैं, फिक्स पैटर्न होता है हमारा बिहेवियर का, वो चेंज नहीं हो रहा होता। Therefore, more psychology they rejected the idea of fixed unchanging instinct as important cause of social behavior. दे बिलीव और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अब इनका काफ़ी साइकोलॉजिस्ट का मानना ये था कि सिर्फ एक इंस्टिंक्ट को लेके हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सोशल बिहेवियर उससे हम डिटरमिन करेंगे। उन्होंने कहा था और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आफ्टर विलियम मैकडोगल आल्पोर्ट कम इन द ईयर ऑफ 1924, इसने भी एक रिसर्च पेपर दिया था in which he argued that social behavior stem from many different factors including the presence of other and their specific action. इसने कहा था कि जो हमारा बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं जो हमारे सोशल बिहेवियर को डिटरमिन कर रहे होते हैं, जैसे कि दूसरों की प्रेजेंस और द स्पेसिफिक एक्शन। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा, हम किसी दूसरे की प्रेजेंस में हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है और हम अकेले में होते हैं तो हम डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसने भी यही बात की थी। इसने एक रिसर्च पेपर मैकडोगल की तरह पब्लिश करवाया था, जहां मैकडोगल ने ये बोला था कि एक ही फैक्टर हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करता है, जो कि इंस्टिंक्ट है,
आलपोर्ट ने इसको आर्ग्यू करते हुए बोला कि दैट नो ओनली द इनेट टेंडेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल, इनफैक्ट बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इंटरप्ले कर रहे होते हैं हमारे सोशल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दूसरों लोगों की प्रेजेंस और उनके एक्शन। So all these things combine together and then influence our social behavior. Alport also emphasized the value of experiment and discussion of actual research. So where विलियम मैकडोगल ने तो सिंपली बोल दिया कि जो इनेट टेंडेंसीज पर जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो इनेट टेंडेंसी पर बेस करता है और कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। बट आलपोर्ट ही वेरी मच एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ही बिलीव दैट कि जो हमारे हैं हमें जो भी है वो एक्सपेरिमेंट के बाद बताना चाहिए और हमारी एक्चुअल रिसर्च पर ही वो बेस करना चाहिए। हमें जो अपनी कंक्लूजन देनी चाहिए वो हमें एक्सपेरिमेंट और एक्चुअल रिसर्च की बेस पर देनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट अर्लियर, सो विलियम मैकडोगल और आलपोर्ट तो थे, बट अलोंग विद देम अर्लियर आल्सो इंक्लूड द रिसर्च by two important people. One of them is Muzaffar Sharif. In the year of 1935 also gave his research paper, जिससे हमें पता लगता है that he studied the nature and impact of the social norm. तो जो social norm क्या होते हैं? रूल गवर्न बिहेवियर, ऐसे रूल जो हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं, स्पेशली कल्चर बेस होते हैं, सारे कल्चर के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। इसने जो रिसर्च पेपर है, जो मुजफ्फर शरीफ है, इसने भी एक रिसर्च पेपर दिया था जिसमें इसने स्टडी की थी नेचर और इम्पैक्ट ऑफ नॉर्म्स, सोशल नॉर्म, कि सोशल नॉर्म कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी सोशल बिहेवियर पे। जो सोशल नॉर्म होते हैं वो हर कल्चर के डिफरेंट होते हैं, हर कल्चर के अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग लोग बिहेव कर रहे होते हैं। और सोशल नॉर्म क्या होते हैं? वो रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे होते हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड द बेसिक इंसाइट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर टूवर्ड कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी क्या होता है? कि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग द थिंग, सो आई विल गेट प्रेशराइज। इतने सारे लोग एक चीज करें, सो आई विल ऑल्सो गो एंड डू दिस थिंग। तो वो कन्फर्मिटी होता है जब मेजोरिटी की वजह से आप प्रेशराइज हो जाओ एंड यू ऑल्सो एंड अप डूइंग थिंग विच यू नेवर वांटेड टू डू दिस। ऐसा होता है ना कि जब हमारे साथ काफी सारे लोग एक काम कर रहे होते हैं, वो बेशक हमें पसंद ना हो, लेकिन हम प्रेशराइज हो जाते हैं कि जब सब लोग ये काम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो वो होता है कन्फर्मिटी। जो मुजफ्फर शरीफ था उसने काम किया था कन्फर्मिटी पे। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो पीयर प्रेशर है, कि जब हम एक ग्रुप में होते हैं, जब हमारे एक जैसे लोगों में हम बैठे हुए होते हैं, जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, उसमें हम प्रेशराइज हो जाते हैं। मुजफ्फर शरीफ ने स्टडी किया था सोशल नॉर्म को, और ही आल्सो स्टडी अबाउट द प्रेशर टूवर्ड द कन्फर्मिटी। ये पहला इंसान था जिसने स्टडी किया था। तो अब मुजफ्फर शरीफ ने क्या स्टडी किया था? नॉर्म्स को किया था और कन्फर्मिटी को किया था। सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन इज कर्ट लोइन। इसने स्टडी किया था। ही कैरिड आउट रिवीलिंग रिसर्च ऑन द नेचर ऑफ लीडरशिप एंड अदर ग्रुप प्रोसेसेस। इसने रिसर्च की थी लीडरशिप पर, कि हाउ लीडर्स आर फॉर्म्ड। इसने ये स्टडी किया था कि लीडर किस तरह से बनते हैं, और अदर प्रोसेसेस में क्या आता है कि हमारे एक ग्रुप में होते हुए, हमें एक ही ग्रुप में होते हुए दूसरा इंसान कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, हम दूसरे लोगों से किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। His impact on social psychology was profound, as many of his students were important contributors to the field and went toward the social psychologist. इसका जो इम्पैक्ट था बहुत सिग्निफिकेंट था। ऐसा क्यों था? कि इसके जो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने बहुत सारी जो थ्योरीज थी वो डिवाइस की थी, और अल्टीमेटली काफ़ी सारे इसके जो स्टूडेंट थे वो सोशल साइकोलॉजिस्ट बन गए थे। अब हुआ क्या था कि जो इसने काम किया था कर्ट लोइन ने, वो ये था कि इसने लीडरशिप पे काम किया था, इसने लोगों के इन्फ्लुएंस पे काम किया था, कि दूसरे लोगों से किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, एक ग्रुप में इंसान दूसरे इंसान से किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि हम अपनी क्लास में एक जैसे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरे किसी अच्छे स्टूडेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। तो इसने उस पर स्टडी किया था। इसका इम्पोर्टेंट वर्क इसलिए था क्योंकि इसके जो बहुत सारे स्टूडेंट थे उन्होंने बाद में बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट पे जो थ्योरीज थी वो डिवाइस की थी, और उसके बाद बहुत सारे इसके जो स्टूडेंट थे वो सोशल साइकोलॉजिस्ट बन गए थे। जो हमारा ये इरा था, इसमें हमने अर्ली ईयर
का इसमें हमने डिस्कस किए हैं 4 पीपल को। वन इज विलियम मैकडोगल, सेकंड इज आलपोर्ट, थर्ड इज मुजफ्फर शरीफ एंड फोर्थ वन इज कर्ट लुएन। नाउ वी विल मूव टू द सोशल साइकोलॉजी यूथ। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी यूथ। तो ये हमारे 3 ईयर्स पे डिपेंड करता है, 1940, 1950 एंड 1960। आफ्टर पोज रिजल्टिंग फॉर वर्ल्ड वॉर टू सोशल साइकोलॉजी कंटिन्यू इट्स ग्रोथ। मतलब हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो सोशल साइकोलॉजी है जब ये इमर्ज हुई थी, जब अपने इमर्जिंग फेज में थी, जो हमने अर्ली ईयर्स पढ़े हैं, इसके फौरन बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी। तो इसकी वजह से जो लोग हैं अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को कैरिड आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 थी। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने अपनी जो रिसर्च है उन्हें कंटिन्यू कर नहीं सके थे। तो ये जो फेज था यहाँ पे हमारी जो सोशल साइकोलॉजी की जो इमर्जिंग फेज था उसके बाद स्टॉप हो गई थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी तो उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट हुआ था फेज सोशल साइकोलॉजी यूथ। जो है ना हमारा ईयर ऑफ सोशल साइकोलॉजी का ईयर है, यूथ ईयर जो है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था। इसे हम इवेंट भी कह सकते हैं, जो था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस थी वो डेवलप हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसे डेवलप किसने किया था? फेस्टिंगर ने 1957 में। ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये हमारी सोशल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये इस हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। Theory proposed that human being dislike inconsistency and ambiguity and strive for reduce it. जो हम ह्यूमंस है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इनकन्सिस्टेंसी को पसंद नहीं करते। अब ये इसके लिए आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम लोगों का एक एटीट्यूड होता है कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं ये खाना अच्छा नहीं होता, कि ये एक हमारा एटीट्यूड है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं या हम कहीं गैदरिंग में होते हैं या हम अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए होते हैं तो हम वहाँ पे फास्ट फूड खा लेते हैं। हमने फ्राइज देखी, हमने पिज्ज़ा देखा, हमने कुछ भी देखा तो हमने खा लिया। तो अब हम ये जो हमने खा लिया वो हमारा बिहेवियर था, एटीट्यूड हमारा ये था कि हम नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो हमारा बिहेवियर था वो ये था कि हमने खा लिया। उसके बाद हम खाने के बाद हम सोचते हैं कि यार हमें ये नहीं खाना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। तो जो ये इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में, इसको एलिमिनेट करना होता है। इसको जो हम एलिमिनेट करते हैं ये हमारी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। तेरा में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे उनको डिस्कस किया गया था। वो थे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, सोशल परसेप्शन, ओबीडियंस इन कन्फर्मिटी, ह्यूमन एग्रेशन, इफेक्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। इस एरा में हमें बहुत सारा वर्क हुआ था, इन सारी फील्ड पे काम हुआ था। हम इन्हें इंडिविजुअली अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम जस्ट हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो इनके जस्ट आपको नाम याद रखने हैं कि हमने इस एरा में कौन कौन से जो मेन एरियाज थे उनके ऊपर काम हुआ था, उनके ऊपर रिसर्च हुई थी। इनको इंडिविजुअली डिस्कस करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है और रिसर्च में ज़रूरत भी नहीं है। जब हम आगे बिहेवियर, एटीट्यूड और डिफरेंट चैप्टर्स पर जाएंगे तो हम ये उनके साथ साथ इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट ईरा पे चलते हैं। लास्ट वन इज मेच्योरिंग फील्ड। मेच्योरिंग फील्ड में जो हमारे ईयर्स थे, जो इराज थे वो थे 1970s, 1980s एंड 1990s। These were the eras in which social psychology become a maturing field. इन eras में जो हमारी social psychology है वो maturing field बन गई थी। इस पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका हुआ था और ये एज ए डिसिप्लिन अब इसका काम स्टार्ट हो गया हुआ था। तो जो इस फील्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया हैं जिन पे रिसर्च हुई थी, जैसे हमने अपने यूथ एरा में 7 फील्ड्स को स्टडी किया था और 7 एरियाज का देखा था कि उस टाइम पे उन पे रिसर्च ज़्यादा हुई थी। तो इसी तरह से मेच्योरिंग फील्ड में जो मेच्योरिंग एरा था इसमें ये 3 जो एरियाज हैं इन पे सबसे ज़्यादा काम होता है, एट्रीब्यूशन, gender difference and environmental psychology. The first one we are going to study is attribution. Attribution is a process through which we seek to understand the cause of others behavior. इसमें होता क्या है? होता यह है कि हम इसमें देखते हैं कि दूसरे बंदे ने इस तरह से बिहेव क्यों किया, इसी मैनर में उसने बिहेव क्यों किया। एक सिचुएशन थी तो इसमें दूसरे बंदे ने किस तरह से बिहेव किया। जो एट्रीब्यूशन है उसका मतलब यह है कि हम दूसरे बंदे का बिहेवियर को के कॉज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसने किसी एक सिचुएशन में क्यों बिहेव किया, वजह क्या थी। तो इसमें यह होता है कि हम अपने नहीं दूसरे के बिहेवियर के कॉज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा एट्रीब्यूशन कहलाता है।
Next one is gender discrimination and sex discrimination. It's a process to investigate the difference in the behavior of men and women एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप. जब इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि जो मैन और वुमेन है वो किस तरह से डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, और फिर हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो इम्पैक्ट है हमारे नेगेटिव स्टीरियोटाइप का वो किस तरह से उनके ऊपर हो रहा है. नेगेटिव स्टीरियोटाइप क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लास, कास्ट या किसी भी उससे रिलेटेड हमारा टिपिकल जो रिजिड बिहेवियर होता है, रिजिड बिलीफ होता है, उसको हम नेगेटिव स्टीरियोटाइप कहते हैं. ठीक है. लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक नॉइस, हीट, क्राउडिंग, एयर क्वालिटी ऑन सोशल बिहेवियर. इसमें क्या था कि हम इन्वेस्टिगेट करते थे कि इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर, हमारे सोशल बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होता है. जैसे कि हीट हो गया, नॉइस हो गया, क्राउडिंग हो गया, इन सारी चीज़ों से हमारे सोशल बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होगा. जो हमारी आउटर इन्वायरमेंट है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, वो हमारे सोशल बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट करती है. तो जो इस तरह की ये तीनों जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट थे रिसर्च पर्सपेक्टिव में. ठीक है. There are two large scale trend took shape during the 1980s. 1980s का जो टाइम था, इसमें टू लार्ज स्केल थे जो ट्रेंड में थे. वो था, एक था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, कि उस इरा में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होगा, कॉग्निशन का आप लोगों को पता है, कॉग्निशन होता है थिंकिंग प्रोसेस. तो 1980s में काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया था कॉग्निटिव का, कि हमें देखना चाहिए किस तरह से हमारी थिंकिंग, कॉग्निशन ये सब काम करते हैं. और सेकंड था ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी. यहाँ पे ये बात हुई थी कि हमने बहुत ज़्यादा थ्योरीज डेवलप कर ली, हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली सोशल साइकोलॉजी पे, हमने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर लिए, हमने बहुत कुछ मतलब डेवलप कर लिया. तो अब हम इसको एप्लीकेशन कहाँ पे करनी है, हमने सोशल साइकोलॉजी को एप्लीकेशन किस तरह से होगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था. तो ये था हमारा मेच्योरिटी फील्ड. तो अब होपफुली आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी की समझ आ गई होगी. हमने बहुत डीपली जाकर हमने सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री को स्टडी नहीं किया, जितना आप लोगों को जरूरत थी उस हिसाब से हमने उसे स्टडी कर लिया हुआ है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं.